नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चीन के बहुत बहुत बड़े प्लान की, यारलुंग तंगपो नदी पर एक विशाल बांध बनाने की। हाँ, वही नदी जो भारत में आकर ब्रह्मपुत्र बन जाती है। बिल्कुल। तो जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर आज इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई आम बांध नहीं है। इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा। और पूरी दुनिया में, खासकर भारत और बांग्लादेश में इसे लेकर काफी कह सकते हैं गहमा गहमी है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध भी कहा जा रहा है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? इसमें कई चीजें खास है। सबसे पहले तो इसकी अनुमानित बिजली बनाने की क्षमता देखिए। हाँ। करीब 60 गीगावाट, मतलब 60 अरब वॉट। 60 गीगावाट? हाँ, चीन का ही जो थ्री गॉर्जेस डैम है, जो हाँ। अभी दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। हाँ, वो भी चीन में ही है। बिल्कुल, वो करीब 22.5 गीगावाट का है। तो ये आप अंदाजा लगाइए, उससे लगभग 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। 3 गुना? बाप रे। मतलब अगर ये बन गया तो दुनिया का सबसे ताकतवर बांध होगा ये। यकीनन यही कहा जा रहा है। लेकिन शायद सिर्फ क्षमता ही नहीं, इसकी लोकेशन जहां ये बन रहा है वो भी काफी अहम है। बिल्कुल सही। ये बन रहा है तिब्बत के मेडोग काउंटी में, हिमालय के बहुत करीब। अच्छा। और ये जो इलाका है, ये भूगर्भीय रूप से, मतलब जियोलॉजिकली बहुत अस्थिर माना जाता है। अस्थिर मतलब भूकंप वगैरह का खतरा? हाँ बिल्कुल, भूकंप का खतरा तो है ही, साथ में लैंडस्लाइड्स, मतलब जमीन खिसकने का खतरा भी बहुत ज्यादा है। ओ। और एक और खतरा है GLOFs का। GLOFs ये क्या होता है? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, मतलब जो ग्लेशियर पिघलने से झीलें बन जाती है ना पहाड़ों में, हाँ हाँ। उनके अचानक फट जाने का खतरा। इससे नीचे बहुत तबाही हो सकती है। अच्छा, तो इतनी बड़ी क्षमता, वो भी एक ऐसी जगह पर जहां इतने सारे प्राकृतिक खतरे हों। इसका फिर पड़ोसी देशों पर क्या असर पड़ेगा? भारत, बांग्लादेश, पानी को लेकर तो चिंताएं होंगी ही। चिंताएं बहुत हैं और वाजिब भी हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों ही इस नदी के पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, खेती के लिए, पीने के पानी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीन और भारत के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मल समझौता या संधि नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है। कोई ट्रीटी नहीं है। बिल्कुल। तो डर यही है कि चीन इस बांध के जरिए पानी के बहाव को, उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल? किस तरह का कंट्रोल आप कह रही हैं? मतलब वो चाहे तो सूखे मौसम में पानी का बहाव कम कर दे, रोक ले, जिससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, वहां पानी की भारी कमी हो सकती है। ठीक है। या फिर उसका उल्टा भी हो सकता है, मॉनसून में या कभी भी वो अचानक से बहुत सारा पानी छोड़ दें बिना बताए। तो नीचे बाढ़ आ जाएगी? हाँ, भयानक बाढ़। तो ये बिना किसी समझौते के एक तरह का रणनीतिक हथियार भी बन सकता है। समझ गया। तो ये सिर्फ बिजली या पानी का मुद्दा नहीं रहा, इसका एक स्ट्रेटेजिक, एक भू राजनीतिक पहलू भी है। लेकिन चीन आखिर इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा प्रोजेक्ट बना क्यों रहा है? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो जाहिर है चीन की अपनी ऊर्जा जरूरतें। चीन का लक्ष्य है 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का। तो ये विशाल बांध उनके क्लीन एनर्जी के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। अच्छा। दूसरी वजह है वो जगह खुद। यारलुंग त्संगपो नदी का जो ग्रेट बेंड वाला इलाका है, हाँ, सुना है उसके बारे में। वहां नदी बहुत तेजी से नीचे आती है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो पानी के बहाव और ऊंचाई के कारण वहां हाइड्रो पावर बनाने की क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। अच्छा, पोटेंशियल बहुत है वहां। जी। और तीसरा पहलू, जैसा आपने कहा, वो रणनीतिक ही है। ये बांध चीन को भारत और बांग्लादेश पर एक तरह की, आप कह सकते हैं, लीवरेज या बढ़त दे सकता है। अगर भारत के नजरिए से देखें तो मुख्य चिंताएं क्या-क्या हैं? पानी के बहाव पर कंट्रोल और बाढ़ सूखे के खतरे के अलावा? वो तो सबसे बड़ी चिंताएं हैं ही। और जैसा हमने कहा, कोई जल संधि नहीं है। हाँ। इसके अलावा एक और बड़ी बात है लोकेशन। ये बांध अरुणाचल प्रदेश की सीमा के काफी नजदीक प्रस्तावित है। बिल्कुल। अब भारत तो अरुणाचल को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन चीन उसे एक विवादित क्षेत्र कहता है, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। हाँ, ये सीमा विवाद तो पुराना है। तो इस बांध के बनने से उस इलाके में सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। ये भी एक बड़ी चिंता है। सही बात है। ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बातें, लेकिन पर्यावरण का क्या? और वहां जो लोग रहते हैं
उन पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, वो चिंताएं भी बहुत गंभीर हैं। पर्यावरण की बात करें तो जैसा हमने कहा, ये इलाका भूकंप, भूस्खलन, GLOFs के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने से ये प्राकृतिक खतरे और बढ़ सकते हैं। फिर वहाँ जो स्थानीय तिब्बती समुदाय रहते हैं, हाँ, उनके विस्थापन का, उनकी जमीन छिन जाने का, उनकी संस्कृति पर असर पड़ने का भी सवाल है। सही। और नदी के इकोसिस्टम पर तो असर पड़ेगा ही। पानी का बहाव बदलेगा, तापमान बदलेगा, नदी में जो गाद या सिल्ट बहकर आती है वो रुकेगी। उसका क्या असर होगा? उसका असर नीचे की तरफ पड़ेगा, मछलियों के माइग्रेशन पर, उनके जीवन पर, खेती पर, क्योंकि गाद रुकने से जमीन की उर्वरता कम हो सकती है। पूरी बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ेगा। बाप रे, मतलब इसके असर बहुत दूर तक और बहुत तरह के हो सकते हैं। तो अभी क्या स्थिति है इस प्रोजेक्ट की? क्या काम शुरू हो गया है? हम मध्य 2025 की बात कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक ये प्रोजेक्ट फिलहाल प्लानिंग और शुरुआती तैयारी की ही फेज में है। अच्छा, मतलब अभी सिर्फ कागजों पर? काफी हद तक हाँ। चीन ने ऑफिशियली कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करने की टाइमलाइन नहीं दी है। सैटेलाइट तस्वीरों में कुछ शुरुआती काम जैसे सड़कें बनाना या कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम दिखा है। लेकिन जो मुख्य बांध का निर्माण है वो अभी जमीन पर शुरू नहीं हुआ है। तो आगे का लगता है, ये तो साफ है कि ये मामला बहुत पेचीदा है। इसमें ऊर्जा भी है, पर्यावरण भी है और क्षेत्रीय राजनीति भी। हाँ, आगे का रास्ता तो मुश्किल है और वो डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से ही निकलेगा। भारत लगातार चीन से हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने को कह रहा है। मतलब नदी के पानी के बहाव के आंकड़े? हाँ, ताकि नीचे के देशों को पता रहे कि ऊपर क्या हो रहा है। और भारत ये भी कह रहा है कि कोई भी बड़ा निर्माण करने से पहले निचले बहाव वाले देशों से, मतलब भारत और बांग्लादेश से, सलाह जरूर ली जाए। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी सुझाव दे रहे हैं कि चीन, भारत और बांग्लादेश के बीच एक त्रिपक्षीय, मतलब ट्राइलैटरल जल समझौता होना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई बड़ा टकराव ना हो। बिल्कुल, एक स्थायी समाधान के लिए। हाँ, सही। तो चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये विशाल बांध परियोजना सिर्फ बिजली बनाने का एक जरिया है, या फिर ये पानी पर पूरा नियंत्रण करके इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को ही बदलने की एक कोशिश है? और क्या तकनीक, पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, क्या ये सब मिलकर इस बड़ी योजना के अंतिम रूप को बदल पाएंगे? सोचने वाली बात है।